मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। वो बेचैन होती, मैं बेताब होता, निगाहों में उसकी मेरा ख्वाब होता। वो बेचैन होती, मैं बेताब होता, निगाहों में उसकी मेरा ख्वाब होता। शर्मा के वो लगती गले, रखता उसे पलकों तले। चोरी चोरी वो मेरा दीदार करती, चोरी चोरी वो मेरा दीदार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता।
तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। बोले मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। बोले मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। होके जुदा मुझसे तुझे क्या चैन आता है। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। सपनों की रानी बनी, तुझसे मिली मैं दीवानी बनी। तू मेरे सपनों की रानी बनी। आए सनम प्यार करने के दिन, हाँ पलकों तले जीने मरने के दिन। की रस्में दुनिया की कसमें तोड़ के आ जाना। दुनिया की रस्में दुनिया की कसमें तोड़ के आ जाना। क्या दूर जाके दिल तेरा मुझे भूल जाता है। तेरी याद सताती है, मुझे पास बुलाती है। तेरी याद सताती है, मुझे पास बुलाती है। चेहरे से अब आँख हटती नहीं। तेरे बिना रात कटती नहीं। चेहरे से अब आँख हटती नहीं। तेरे बिना रात कटती नहीं। कोई भी जाने ना हालत मेरी, पागल बना देगी चाहत तेरी। इस बेकरारी में आए मजा। धक धक धड़के जिया मोर तड़पे दर्द बढ़ा जाए। धक धक धड़के जिया मोर तड़पे दर्द बढ़ा जाए। ये प्यार क्या तुझको भी रातों को जगाता है। बेताब सा रहता हूँ, हर दर्द में सहता हूँ। बेताब सा रहता हूँ, हर दर्द में सहता हूँ। बोले मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। बोले मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। होके जुदा मुझसे तुझे क्या चैन आता है। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ।
जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। ओ नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। ये मेरे इश्क की इंतहा है सनम, ये मेरे इश्क की इंतहा है सनम। हो जिया जाए बिना तेरे अब नहीं जिया जाए, हो जिया जाए बिना तेरे अब नहीं जिया जाए। ये मेरे इश्क की इंतहा है सनम, ये मेरे इश्क की इंतहा है सनम। ओ नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। हो जिया जाए बिना तेरे अब नहीं जिया जाए। दर्द जिगर में होता है, और जरा होने दे। खोने लगी मैं ख्वाबों में, मुझको जरा जुल्फ तले सोने दे। प्यार की राह में बहके कदम। ओ नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। हो जिया जाए बिना तेरे अब नहीं जिया जाए। ये मेरे इश्क की इंतहा है सनम, ये मेरे इश्क की इंतहा है सनम। नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर हो आए। जिया जाए बिना तेरे अब नहीं जिया जाए। बोल तेरा प्यार कैसा है, देख जरा देख मेरी आँखों में, कौन तेरे पास रहता है। तू है सुबह शाम मेरी सांसों में। जिंदगी भर कभी ना जुदा होंगे हम। हो जिया जाए बिना तेरे अब नहीं जिया जाए। ओ नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। ये मेरे इश्क की इंतहा है सनम, ये मेरे इश्क की इंतहा है सनम। ओ नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। हो जिया जाए बिना तेरे अब नहीं जिया जाए। ये मेरे इश्क की इंतहा है सनम, ये मेरे इश्क की इंतहा है सनम। ओ नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। हो जिया जाए बिना तेरे अब नहीं जिया जाए।
का पल आएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। हाँ, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। प्यार किया है तुझसे प्यार करेंगे, तेरे साथ जीना तेरे साथ मरेंगे। हाँ, तेरे साथ जीना तेरे साथ मरेंगे। प्यार किया है तुझसे प्यार करेंगे, तेरे साथ जीना तेरे साथ मरेंगे। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। हाँ, जिसे दर्द कांटों
खिला कभी ना। ऐसा फूल बाहों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ये इश्क है क्या, एक रोग बुरा। ये इश्क है क्या, एक रोग बुरा। ना भूख लगे ना प्यास लगे, कोई दर्द हो सह लेना। किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना। ये इश्क है क्या, एक रोग बुरा। ये इश्क है क्या, एक रोग बुरा। ना भूख लगे ना प्यास लगे, कोई दर्द हो सह लेना। किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना। दिन में करार नहीं, नींद गई आंखों से, मुझको तो बांध लिया प्यार की सलाखों से। दिन में करार नहीं, नींद गई आंखों से, मुझको तो बांध लिया प्यार की सलाखों से। अब ना जी लागे, क्या होगा आगे, कटती ना रातें, झूठी है बातें, सारे दुखों का साथी यही है दवा। ये इश्क है क्या, एक रोग बुरा। ये इश्क है क्या, ओ एक रोग बुरा। ना भूख लगे ना प्यास लगे, कोई दर्द हो सह लेना। किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना।
दो छोड़ो, वादा ना तोड़ो, लगती हो पागल, देखो करो ना मुझसे ऐसी खता। ये इश्क है क्या, हाँ एक रोग बुरा, ये इश्क है क्या, एक रोग बुरा, ना भूख लगे ना प्यास लगे, कोई दर्द हो सह लेना, किसी को दिल नहीं देना, 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 किसी को दिल नहीं देना। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का। गोरे मुखड़े से घुंघटा हटाने दे, घर अपने मिलन की तो आने दे। मेरे दिल पे नहीं मेरा काबू है, कुछ नहीं ये तो चाहत का जादू है। बढ़ती ही जाती है सनम प्यार की ये बेखुदी हो। दो प्रेमियों के ना मिलने से संसार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का। हाँ, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का।
मोहब्बत में मिलना जरूरी है। पास आने का अच्छा बहाना है। क्या करूं मैं कि मौसम दीवाना है। दिल मेरा धड़काने लगी अब तो ये दीवानगी हो। बिना किसी यार के जाने जा ये प्यार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, 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 हाँ दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, हाँ दिलबर का, 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 हाँ दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का। चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी
आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। ओ मेरी जिंद मेरी ये मैं दिल हार गया, ओ मेरी जिंद मेरी ये मैं दिल हार गया। घर में जो तुम्हारे पहली बार गया, जल्दी आऊंगा मैं लेके डोली और बारात, बना के दुल्हन ले जाऊंगा तुमको अपने साथ। साजन के घर आने का तुम कर लेना इंतजारो। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे।
धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगी। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। बड़ा सुकून है, मैं दिल से तुम पे मरती हूँ। मैं अब किसी से नहीं, बस खुद से डरती हूँ। बड़ा सुकून है, मैं दिल से तुम पे मरती हूँ। मैं अब किसी से नहीं, बस खुद से डरती हूँ। किया जो प्यार तो फिर दूर से मचलना क्या, तड़प के शाम सहर करवटें बदलना क्या। मेरे जानम जाने मन जाने जाना। जो गुजरेगी तू मेरी रह गुजर से, जो गुजरेगी तू मेरी रह गुजर से, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। बैठ पास तेरी रूह में उतर जाऊं, नजर के पास रखूं, हद से
से मैं गुजर जाऊं। नजर का तीर हटा, यूं जिगर के पार न कर। मैं बेकरार बहुत और बेकरार न कर। मेरी जानो मेरे जानम जाने मन जाने जाना। कभी चुप के लेगा जो होश में तो, कभी चुप के लेगा जो होश में तो, तुझे तेरी चाहत से पहचान लूंगी। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगी। हाँ हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। हमको तुमसे प्यार हुआ है। जीना दुश्वार हुआ है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता
नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। जागी जागी सो सोए सोए जागो, मिलने की तुझसे दुआएं मांगो। तन्हा गुजरते नहीं ये मेरे दिन, अच्छी ना लगे ये दुनिया तेरे बिन। मीठी मीठी ठंडी ठंडी आहें भरूं, बैठे बैठे तेरा इंतजार करूं, इंतजार करूं। ऐसे में कोई मुझको बहलाता नहीं है, ऐसे में कोई मुझको बहलाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। यादें तेरी तेरा ही ख्याल रहे, दर्द सताए बुरा हाल रहे। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जो मार्केटिंग को सिर्फ नंबर्स और एड्स तक महदूद नहीं रखते जानते हैं और डिजिटल दुनिया में वो बात करते हैं जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आज हमारे मेहमान हैं वो शख्स जो मार्केटिंग को सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक सोच समझते हैं, सेल्स को दबाव के बजाय एतमाद से जोड़ते हैं। हमारे आज के मेहमान का नाम है खालिद मरजान। ये डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटजी के शोबे में अमली तजर्बा रखते हैं और मुख्तलिफ मार्केट्स के साथ काम कर चुके हैं। खालिद मरजान सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुबई, कतर, अमेरिका, बर्तानिया और स्वीडन में भी क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं। उनका मानना है कि बिजनेस में शौर नहीं वजाहत जीतती है। आज हम उन्हीं बातों पर गुफ्तगू करेंगे जो वाकई काम करती हैं। आजकल हर कोई बिजनेस, मार्केटिंग और ऑनलाइन ग्रोथ की बात कर रहा है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई सबको समझ भी आ रही है। लोग अक्सर पूछते हैं मार्केटिंग आखिर असल में है क्या। मार्केटिंग लोगों को कायल करने का नाम नहीं है, ये लोगों को समझने का नाम है। जब आप उनका मसला समझ लेते हैं, हल खुद बिकता है। सेल्स में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो जल्दी करते हैं। सेल होने से पहले एतमाद बनाना जरूरी होता है। जल्दी दिखाओगे तो बंदा पीछे हट जाएगा। तो आजकल हर कोई मार्केटिंग की बात कर रहा है। हाँ, लेकिन समझ कम लोगों को आ रही है। सब कुछ ही मार्केटिंग कहलाता है अब। और मसला यही है, असल मार्केटिंग शौर नहीं, वजाहत है। डिजिटल मार्केटिंग में बिजनेस क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो सिर्फ एड पे फोकस करते हैं, सिस्टम पे नहीं। क्लिक के बाद का सफर ज्यादा अहम होता है। मुझे लगता है लोग सेल्स से डरते हैं क्योंकि उन्होंने सेल्स को जबरदस्ती बना दिया है। यानी मसला तरीके का है। बिल्कुल, एतमाद हो तो सेल खुद होती है। एड्स हर जगह नजर आ रही हैं, लेकिन याद कम रहती हैं। क्यों? क्योंकि सब एक जैसी बात कर रहे हैं।
एसईओ इतना मुश्किल क्यों लगता है लोगों को? क्योंकि लोग इसे ट्रिक समझते हैं। असल में ये सिर्फ एक सवाल का बेहतरीन जवाब देने का खेल है। इंसान के लिए लिखो, मसला हल करो। लोग कैमरे के सामने बोलने से क्यों घबराते हैं? क्योंकि वो परफेक्ट बनना चाहते हैं, जबकि लोगों को परफेक्शन नहीं, ईमानदारी चाहिए होती है। ब्रांड कैसे बनता है? बार बार नजर आने से नहीं, बार बार फायदा देने से। जी। जब लोग आपसे कुछ सीखें, वो आपको याद रखते हैं। अगर एड्स काम ना करें तो क्या मसला होता है? अक्सर मसला एड नहीं होता, मसला वादा होता है। अगर वादा आम है, रिजल्ट भी आम होगा। लोग कहते हैं कंटेंट मुश्किल हो गया है। कंटेंट नहीं, सच बोलना मुश्किल हो गया है। ये बात वजनी है। क्या है? क्योंकि जो सच होता है वो छुपता नहीं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सबसे अहम उसूल क्या है? सब्र। जो लोग जल्दी नतीजा चाहते हैं वो जल्दी हार भी मान लेते हैं। बातें तो बहुत हो सकती हैं, ओके, लेकिन असल फर्क अमल से पड़ता है। ओके, वही जो कम लोग करते हैं, ओके, और वही जो आगे निकल जाते हैं। आज की गुफ्तगू से एक बात वाज़ेह हो जाती है, मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस में असल फर्क शौर से नहीं, समझ और एतमाद से पड़ता है। हम अपने मेहमान खालिद मुरजान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना वक्त और तजर्बा हमारे साथ शेयर किया, और आप तमाम ना भी शुक्रिया कि अगली किस्त में एक नई गुफ्तगू के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हानिया आमिर पाकिस्तानी शोबिस का एक बहुत बड़ा नाम। आजकल सिर्फ अपने काम की वजह से नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर छिड़ी एक ज़बरदस्त बहस की वजह से खबरों में है, और ये बहस उनकी लुक्स को लेकर है जिसने आप कह सकते हैं एक तूफान सा बर्पा कर दिया है। तो बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है वो ये है कि हानिया आमिर की जो खूबसूरती है क्या वो वाकई कुदरती है या उसके पीछे कोई और कहानी है? क्या ये सब कुछ नेचुरल है या इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी का कोई कमाल है? बस यही वो सवाल है जिस पर इंटरनेट पर एक ना खत्म होने वाली बहस छिड़ गई है। तो चलें सबसे पहले इन अफवाहों की गहराई में जाते हैं जो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रही हैं। बात हो रही है कुछ खास किस्म की कॉस्मेटिक सर्जरीज की। तो जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनमें 3 बातें सबसे ज्यादा नुमाया हैं। एक तो ये दावा कि बोटॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, दूसरा ये कि उनके जो मशहूर डिंपल्स हैं वो असली नहीं बल्कि इस सर्जरी से बनवाए गए हैं, और तीसरा उनकी रंगत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये गैर कुदरती तौर पर इतनी साफ कैसे हो गई। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। इन तमाम बातों के बीच हानिया की कजन नूरीन सामने आती हैं और सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट करती हैं जो देखते ही देखते वायरल हो जाती है। उनका मकसद इन तमाम अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाना था, और उनकी कजन ने बिल्कुल साफ और सीधी बात कही। उन्होंने इन तमाम दावों को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और हकीकत के बरक्स करार दे दिया। मतलब एक ऐसा 2 टोक जवाब जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही ना रहे। तो उनकी तरफ से जो सबसे अहम बात कही गई वो ये थी कि जिन चीजों पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है, यानी उनके टिम्पल्स और उनकी रंगत, वो सब कुछ बिल्कुल कुदरती है। उनका किसी भी किस्म की सर्जरी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो अगर सर्जरी नहीं तो फिर उनकी लुक्स में जो तब्दीली नजर आती है उसकी क्या वजह है? अब बात करते हैं इस दूसरी कहानी की जो वक्त के साथ साथ आने वाली तब्दीलियों के बारे में बताई गई है। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ अफवाहें हैं जो कहती हैं कि ये सब सर्जरी का कमाल है, और दूसरी तरफ खानदान का मौकफ है कि ये सब एक कुदरती अमल है, यानी उम्र के साथ आने वाली पुख्तगी, वर्जिश और एक सेहतमंद लाइफस्टाइल का नतीजा। उनकी कजन ने तो एक पूरी टाइमलाइन भी बता दी। सोचिए, हानिया सिर्फ 18 साल की थी जब वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के तौर पर शोबिज में आई, और पिछले 10 सालों में जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ी, इनकी लुक्स में कुदरती तौर पर तब्दीलियां आईं, जिसमें इनके लाइफस्टाइल यानी जिम और अच्छी डाइट का भी बड़ा किरदार है। और बात सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी तक ही महदूद नहीं रही। उनकी कजन ने हानिया की जाती जिंदगी के बारे में फैलने वाली दूसरी अफवाहों पर भी बात की ताकि हर तरह की गलतफहमियों को दूर किया जा सके। उन्होंने ये भी साफ किया कि हानिया का फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है, और साथ ही ये भी कहा कि लड़के और लड़की की दोस्ती को हमेशा गलत रंग नहीं देना चाहिए। ये एक तरह से तमाम गपशप को खत्म करने की कोशिश थी। तो इस सारी बहस का नतीजा क्या निकला? वो ये कि अब सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों के मुकाबले में एक वाज़ेह और तफसीली जवाब आ चुका है, और वो भी सीधा उनके खानदान की तरफ से, जो एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश करता है।
आखिर में ये पूरा वाकया हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां किसी की भी जिंदगी एक खुली किताब की तरह होती है, अवामी तजस्सुस और किसी की जाती जिंदगी के एहतराम के दरमियान वो लाइन कहां खींचनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाज़ार कराची में, जहाँ आपके किचन की सबसे ज़रूरी चीज़ कुकिंग ऑयल पेंट बड़ी तादाद में मौजूद है। लेकिन सवाल ये है, जो ऑयल आप मोहल्ले की दुकान या बड़े मार्ट से महंगे दामों खरीदती हैं, क्या वो वाकई इतना महंगा है या फिर सच कुछ और ही है? खाने का तेल यानी कुकिंग ऑयल हम सबके घर की एक बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन इसकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि ये बहुत से घरानों के बजट पर एक बड़ा बोझ बन चुका है। तो चलें आज हम कराची की मार्केटों का एक चक्कर लगाते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कुकिंग ऑयल की असल कीमत आखिर है क्या, और हमारी जेब तक पहुंचते पहुंचते ये इतना महंगा हो कैसे जाता है। आइए, ये बेहतरीन तेल है। आज का क्या रेट चाहिए? इस बड़े ड्रम का क्या हिसाब है? बल्क में चाहिए। आपको मंडी का सबसे कम दाम देंगे, फिक्र ना करें। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कराची के हजारों खानदानों की असल कहानी है। जब रोजमर्रा की बुनियादी चीजें भी किसी की पहुंच से बाहर हो जाए ना, तो समझ लें कि गरीब तबका वाकई पिसकर रह गया है। ये खजूर वालों का ब्रांड है, डालडा से भी पुरानी कंपनी है। ये लोग यहाँ से ले जाकर 80-100 रुपए ऊपर बेच रहे हैं, ये नाइंसाफी है। तो इन कीमतों का राज है कहाँ? इसका पता लगाने के लिए हमें सीधा उस जगह जाना होगा जहां से यह सारा खेल शुरू होता है, जोड़िया बाजार, जो एशिया की सबसे बड़ी ग्रोसरी मार्केट मानी जाती है। तो क्या सारे जवाबात वहीं छुपे हैं? चलें देखते हैं वहां क्या मिलता है। इस इतने बड़े बाजार के अंदर हमारी मंजिल है गरीब नवाज स्टोर। ये एक बहुत बड़ा होलसेल डीलर है और इनका वादा है कि यहां कीमतें सबसे कम हैं। उम्मीद है कि कीमतों के इस गोरख धंधे का पहला सुराख हमें यहीं से मिलेगा। तो अब वक्त आ गया है असल हकीकत का सामना करने का। अब हम देखेंगे कि एक आम दुकान की कीमत और होलसेल मार्केट की कीमत में आखिर कितना बड़ा फर्क होता है, और यकीन करें ये फर्क देखकर सब हैरान रह जाएंगे। जरा इस पर नजर डालें, एक ही ब्रांड, एक ही प्रोडक्ट, पकवान कुकिंग ऑयल का 900 मिलीलीटर का पाउच। एक पॉश इलाके की दुकान पर यही पाउच मिल रहा है 440 रुपए का, लेकिन गरीब नवाज स्टोर पर इसकी होलसेल कीमत क्या है? सिर्फ 360 रुपए। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं, ये एक ही चीज पर सीधा सीधा 80 रुपए का फर्क है, पूरे 80 रुपए। जरा सोचने की बात है, ये इजाफी रकम सिर्फ इसलिए ली जा रही है कि कोई शहर के किसी दूसरे हिस्से से खरीदारी कर रहा है, और जिस खानदान में महीने के कई पाउच इस्तेमाल होते हों, उनके लिए तो ये 80-80 रुपए मिलकर एक बहुत बड़ी रकम बन जाते हैं। और ये कहानी सिर्फ इन दो दुकानों की नहीं है। देखें, गार्डन जैसे इलाके में कीमत है 440, खुड्डा मार्केट चले जाएं तो 400, और जोड़िया बाजार में सिर्फ 360। ये बिल्कुल साफ जाहिर कर रहा है कि कैसे इलाका बदलने से जेब पर बोझ भी बदल जाता है। और दुकान के मालिक मोहम्मद हनीफ साहब, वो सिर्फ तेल नहीं बेच रहे, वो तो एक खुला चैलेंज दे रहे हैं। उनका दावा है कि पूरे कराची में कोई इस रेट पर माल देकर दिखाए। ये जो एतमाद है ना, ये इनकी होलसेल कीमतों को और भी पुख्ता कर देता है। ठीक है, तो कीमत का फर्क तो हम सब ने देख लिया, बिल्कुल साफ साफ। मगर अब सवाल यह है कि इस मालूमात का फायदा कैसे उठाया जाए। देखें, बात सिर्फ सस्ता खरीदने की नहीं है, बात है होशियारी से खरीदने की, क्योंकि असल बचत वहीं से शुरू होती है। लेकिन एक मिनट, जब भी कोई चीज इतनी सस्ती मिलती है ना, तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई ये माल असली भी है या नहीं। कहीं कीमत कम है तो क्वालिटी भी तो कम नहीं। ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। तो इसका जवाब दुकानदार ने बिल्कुल साफ साफ दे दिया। उनका कहना है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल खालिस कंपनी पैक तेल है, बल्कि उन्होंने तो ये भी बताया कि ये ब्रांड डालडा से भी पुराना है। मतलब साफ है, क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं, फर्क सिर्फ और सिर्फ कीमत का है। बचत का एक और राज, एक और तरीका है बल्क बाइंग, यानी ज्यादा मिकदार में खरीदना। आसान लफ्जों में कहें तो छोटे छोटे पाउच लेने के बजाय सीधा एक बड़ा कनिस्टर उठा लें। इससे होता क्या है, फी लीटर कीमत फौरन नीचे आ जाती है। अब इसको जरा नंबर्स में देखते हैं। मिसाल के तौर पर मीज़ान ऑयल, अगर पाउच वाला पूरा कार्टन लेते हैं तो 1 लीटर पड़ता है 520 रुपए का, ठीक है। लेकिन अगर 16 लीटर वाला कनिस्तर लेते हैं तो वही 1 लीटर पड़ता है 508 रुपए का। मतलब हर लीटर पर सीधे 12 रुपए की बचत,
और ये तो सिर्फ 1 लीटर की बात हो रही है। और जब इसको पूरे 16 लीटर पर कैलकुलेट करते हैं ना, तो बचत कितनी बनती है? 700 रुपए तक। जी हां, सही सुना। एक कनिस्तर खरीदने पर 700 रुपए तक बचाए जा सकते हैं, जो वरना छोटे पैक खरीदने पर जेब से निकल जाते। मगर सवाल तो वहीं का वहीं है कि आखिर रिटेल दुकानों पर कीमतें इतनी ऊपर चली क्यों जाती हैं? ये एक्स्ट्रा पैसा जाता कहाँ है? चलें एक आम से तेल के कार्टन के अंदर झांक कर देखते हैं कि इसमें क्या क्या छुपा होता है। तो देखें, इस कार्टन की कीमत में सिर्फ तेल नहीं होता, इसमें हर छोटे पाउच की अलग से पैकिंग का खर्चा होता है, फिर इस गत्ते के डब्बे की कीमत, फिर कंपनियां जो टीवी पर इतने महंगे महंगे इश्तिहार चलाती हैं, उनका बजट भी तो वहीं से निकलता है, और फिर ऊपर से टैक्स तो है ही। और ये सारा बोझ आखिर में किस पर पड़ता है? आम सारिफ पर। तो अब जब पूरी कहानी समझ आ गई है, राज खुल चुका है, तो अब एक्शन का टाइम है। चलें अब ये देखते हैं कि इस बचत का फायदा फौरन से आज से ही कैसे उठाया जा सकता है। और अगर किसी को गरीब नवाज स्टोर जाना हो तो रास्ता बहुत आसान है। जाना है मेन जोड़िया बाजार, वहां सिटी कोर्ट से जो गली आ रही है उसमें आ जाएं। 3 मरहबा मसाले की दुकानें गुजरेंगी और बस उनके फौरन बाद ही गरीब नवाज मेमन डीलर का बोर्ड नजर आ जाएगा। और अब आखिर में एक सवाल जो सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर सिर्फ एक चीज कुकिंग ऑयल पर इतना बड़ा फर्क हो सकता है, तो जरा सोचें ग्रोसरी लिस्ट में जो बाकी चीजें हैं, दाल, चीनी, चावल, इनमें से और कितनी चीजों की हम असल कीमत से कहीं ज्यादा कीमत अदा कर रहे होंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप तक सच पहुंचाना था, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि कहां खरीदना फ़ायदे का है और कहां सिर्फ इजाफी पैसे वसूल किए जा रहे हैं। अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं आज की अहम खबरें। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के मुस्तकबिल पर, जहां निजी शाबे के किरदार को मजीद मजबूत बनाने और हुकूमती कोशिशों को मुअस्सर बनाने पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। आखिर हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान क्या नई हुकमत अमली तय पाई और इसके मईशत पर क्या असरात मुतवक्का हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में भी एक अहम मोड़ आया है। गैस पाइपलाइन मंसूबे पर कई अरसे बाद नई पेशरफ्त सामने आई है, जिससे तवानाई के शोबे में मुमकिन तब्दीलियों की उम्मीद पैदा हो गई है। ये मंसूबा कहां तक पहुंचा और पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत क्या है? और नाजरीन, महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक अहम खबर, बिजली की कीमतों में कमी और रेलवे के किरायों में हालिया तब्दीलियां। क्या वाकई अवाम को रिलीफ मिलेगा? किन सारिफीन को फायदा होगा और किन शोबों पर इसके असरात पड़ेंगे? इन तमाम अहम मौज़ूआत पर तफसील के साथ बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान आजकल एक अजीब दोराहे पे खड़ा है। एक तरफ हुकूमत का मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा माशी मंसूबा है, तो दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी वो चैलेंजेस से भरी पड़ी है। आज हम इन्हीं दो हकीकतों को, जो मिलकर पाकिस्तान की कहानी बनाती हैं, समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमारा रोड मैप क्या होगा? सबसे पहले हम हुकूमत के इक्तिसादी विजन पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि रोज की मुआशी हकीकत क्या है, उसके बाद सियासी मैदान में क्या चल रहा है वो जानेंगे, फिर दुनिया में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और आखिर में उन ज़मीनी चैलेंजेस पर नज़र डालेंगे जिनका सामना हर रोज़ किया जाता है। तो चलें शुरू करते हैं हुकूमत के बड़े प्लान से। वज़ीर आज़म एक नई इक्तिसादी सिमत देने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा विजन जो पाकिस्तान की मईशत की बुनियादों को ही बदल देने का दावा करता है। इस विजन के बिल्कुल मरकज़ में एक बहुत ही सादा लेकिन इनकलाबी ख्याल है। वो ये कि हुकूमत का काम कारोबार करना है ही नहीं, बल्कि कारोबार के लिए एक अच्छा माहौल बनाना है। मतलब साफ है, तरक्की की गाड़ी का स्टीयरिंग अब सरकारी इदारों से लेकर निजी शोबे के हाथ में दिया जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये नई सिमत, ये नया रास्ता अमली तौर पर है क्या? इसे कहते हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, यानी अपनी पूरी मईशत का फोकस इस बात पर करना कि हम दुनिया को क्या बेच सकते हैं। इससे होगा ये कि मुल्क में डॉलर्स आएंगे और मईशत को एक मजबूत बुनियाद मिलेगी।
और ये पूरी हिकमत अमली 3 बड़े स्तूनों पर खड़ी की गई है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को मजबूत बनाना ताकि वो खुलकर सरमायाकारी कर सके। दूसरा, बरामदात पर जोर देना ताकि हमारी प्रोडक्ट्स दुनिया में मुकाबला कर सकें। और तीसरा, जो कि बहुत अहम है, रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा लगाना ताकि हम मुस्तकबिल की दौड़ में पीछे न रह जाएं। अच्छा, ये तो हो गई बड़े और लंबे मंसूबों की बात, लेकिन आज इस वक्त ज़मीनी हकीकत क्या है? आइए देखते हैं कि रोज़ की जो मुआशी खबरें हैं वो इस बड़े विजन से कितना मेल खाती हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हुकूमत के ये बड़े बड़े मंसूबे और एक आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, क्या इनमें कोई ताल्लुक है भी? क्या पॉलिसियों का असर फौरन नज़र आ रहा है? देखें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें बहुत फ़र्क डालती हैं। जैसे बिजली के बिल में 65 पैसे फ़ी यूनिट की मुमकिना कमी। ये शायद बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि छोटी तब्दीलियां भी लोगों की जेब पर बराह रास्त असर डालती हैं। दूसरी तरफ एक बहुत मुस्बत खबर स्टॉक मार्केट से है। 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। ये सरमायाकारों के एतमाद को जाहिर करता है और किसी भी मुआशियत की लंबी मुद्दत की सेहत के लिए ये एतमाद बहुत ज़रूरी है। और हाँ, डॉलर की कीमत में 6 पैसे की मामूली सी कमी, ये भी एक अच्छी अलामत है। भले ही ये बहुत छोटी रकम लगे, लेकिन ये रुपए के इस्तेहकाम की तरफ एक कदम है जो आगे चलकर महंगाई को काबू करने में मदद दे सकता है। अच्छा, मईशत की बात हो और सियासत का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये दोनों हमेशा जुड़े होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि सियासी मैदान में क्या हलचल है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर मुल्क की माशी सिमत पर पड़ता है। हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात हुए और नताइज काफ़ी वाज़ेह हैं। कौमी असम्बली की 6 की 6 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीतीं, जबकि सूबाई असम्बलियों की 7 में से 6 सीटें भी उनके हिस्से में आईं। ये नताइज मुल्क के सियासी मूड के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। लेकिन शायद इन नताइज से भी बड़ी कहानी एक और अदद में छपी है, और वो है कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला। औसत टर्नआउट 30% से भी कम रहा। मतलब 70% से ज़्यादा लोग जो वोट दे सकते थे वो घरों से निकले ही नहीं। ये सियासी निज़ाम में अवाम की दिलचस्पी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इंतखाबात से हटकर सियासी बयानबाजी भी अपने उरूज पर है। मुस्लिम लीग नून के सदर का ये बयान मुल्क में जो गहरी सियासी तकसीम है उसकी साफ अक्कासी करता है, जहां इल्ज़ाम तराशी का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। अच्छा, मुल्क के अंदरूनी हालात कभी भी दुनिया से अलग थलग नहीं होते। तो अब देखते हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या हो रहा है। पाकिस्तान दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को कैसे आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि इसका असर हमारी मईशत और सिक्योरिटी दोनों पर पड़ता है। आलमी सतह पर काफ़ी कुछ हो रहा है। एक तरफ ईरान ने भारत और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मदद की पेशकश की है। दूसरी तरफ बहरीन के साथ तिजारत बढ़ाने के अहदाफ तय किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर पाकिस्तान के लिए नए मौके भी बना रही हैं और नए चैलेंजेस भी। तो अब बड़े बड़े मंसूबों और आलमी सियासत से वापस आते हैं उन ज़मीनी हकीकतों की तरफ, उन चैलेंजेस की तरफ जिनका सामना पाकिस्तानी अवाम को हर रोज़ करना पड़ता है। ज़रा सिर्फ एक दिन की खबरों पर नज़र डालें। हिंगू में दहशतगर्दी, पेशावर में गैस पाइपलाइन का धमाका, बालाकोट में आग, कराची में जराइम। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं उन रोज़मर्रा के मसाइल की जिनसे हुकाम और अवाम दोनों को हर रोज़ निपटना पड़ता है। और इन बड़े वाक़यात के साथ साथ कुछ मसाइल ऐसे हैं जो मुसलसल चल रहे हैं, जैसे पंजाब में शदीद स्मॉग या कराची में पानी की किल्लत। ये वो चैलेंजेस हैं जो इंतज़ामिया के लिए एक मुस्तकिल इम्तिहान बने हुए हैं और लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किल बनाते हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पे वापस आते हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कौन सी हकीकत तय करेगी? क्या ये हुकूमत के बड़े बड़े मंसूबे और विजन होंगे, या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ये सख्त और तल्ख चैलेंजेस? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। हाज़रीन, आज की गुफ्तगू से ये वाज़ेह होता है कि मईशत की बेहतरी के लिए निजी शोबे और हुकूमत के दरमियान ताउन कलीदी हैसियत रखता है। न सिर्फ तवानाई के मसाइल के हल की जानिब एक कदम है, बल्कि इक्तिसादी इस्तेहकाम के इम्कानात भी पैदा करता है। इसी तरह बिजली की कीमतों में कमी और रेलवे के किरायों में तब्दीलियां अवामी रिलीफ की समत अहम इशारा हैं। असल सवाल यह है कि क्या ये इक़दामात देर पा साबित होंगे या नहीं चया, जिस पर नजर रखना जरूरी है। तमाम मामलात पर नजर रखेंगे और आपको बरवक्त और मुस्तंद मालूमात फराहिम करते रहेंगे। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं खालिद मुरजान न्यूज चैनल। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी हौसला अफजाई हमें आप तक दुरुस्त और बरवक्त मालूमात पहुंचाने का हौसला देती है। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।